दोस्तों को नमस्कार। बिटकॉइन गिर रहा है, खननकर्ता माइनर्स मुश्किल में हैं और क्वांटम के बिटकॉइन को खत्म कर देने की बातें हो रही हैं। एक तरफ ईटीएफ में निवेश आ रहे हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, इस चक्र की असली समस्या दोस्तों कीमत नहीं है। असली समस्या यह है कि हमने अपनी कहानी नैरेटिव खो दी है। क्योंकि कोई भी संपत्ति केवल तकनीकी विश्लेषण या तकनीकी समर्थन से नहीं बढ़ती। उसे एक ऊर्जा, एक कहानी, एक नैरेटिव की जरूरत होती है। क्या हमने वह नैरेटिव खो दिया है? चलिए देखते हैं, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने मेहनत की है और मैं थोड़ा बीमार भी हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जिसे मैंने मेहनत से बनाया है, तो आपकी टिप्पणी से मुझे खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी क्रिप्टो यात्रा में जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या व्यवहार बदल गए हैं? तकनीकी पक्ष हमें क्या बता रहा है? मेरे पास एक ग्राफ था, मैं समय समय पर इन्हें दोस्तों के साथ साझा करता था, अगर आपको याद हो। और जब मैंने ये बात साझा की, जब मैंने पहली बार इसे साझा किया था, यानी 2023 में, बिटकॉइन की कीमत लगभग इसी स्तर पर थी। ये ग्राफ अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और तब भी मैंने कहा था, देखो दोस्तों, अक्टूबर में बिटकॉइन के लिए हमारी सकारात्मक भविष्यवाणियां चरम पर पहुंचेंगी और आसमान छू लेंगी। वास्तव में अक्टूबर में हमने $1,25,000 देखे और वहां से लगातार नीचे आ रहे हैं। यानी ये ग्राफ एक 100% काम कर रहा है। लेकिन किसके लिए? ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए है। ये ग्राफ ऑल्ट कॉइन्स के लिए काम नहीं करता। ये ग्राफ इस बुल सीजन, बिटकॉइन के बुल सीजन और बियर सीजन को दिखाता है। अभी हम बिटकॉइन के बियर सीजन में हैं। और इस ग्राफ के अनुसार दोस्तों, 2026 की अंतिम तिमाही में बिटकॉइन अपना बियर सीजन पूरा कर लेता है। और उस समय हमारे पास एक और नैरेटिव भी है। क्या है वह? अमेरिका के मध्यावधि चुनाव और खासकर ट्रंप प्रशासन की सख्त मौद्रिक नीतियों के साथ साथ दुनिया में मौजूद ये भू राजनीतिक जोखिम। ये वह समय होगा जब वे सैन्य अभियानों पर अपने विचार साझा करेंगे। यानी वह फिर से जीतने के लिए बाजार ऊपर उठाने की कोशिश करेगा शायद। और हम देखते हैं, हाँ, तकनीकी और नैरेटिव दोनों समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से 2026 की आखिरी तिमाही को बिटकॉइन के लिए खास बता रहा हूं। अभी ऑल्ट कॉइन्स में ऊर्जा नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के लिए अच्छा समय आ सकता है। यानी कम से कम मंदी खत्म होगी और ऐसा लगता है कि हम तेजी के सीजन में होंगे, उन समयों में से। अब तकनीकी विश्लेषण के अलावा बिटकॉइन में कुछ खास समय होते हैं दोस्तों। अब तकनीकी को एक तरफ रख दें। कभी कभी बाजार तेजी से गिरता है लेकिन आक्रामक खरीदार आते हैं। हर गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा जाता है और बाजार गिरने से इनकार कर देता है। ये पहला परिदृश्य है। लेकिन कुछ समय में ऐसी चीजें भी होती हैं। हर बार जब कीमत ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एक बिकवाली आती है और कीमत वहीं से वापस लौट जाती है। तेजी कमजोर होती है और हमें तुरंत गिरावट देखने को मिलती है। अभी जिस सीजन में हम हैं, वो मेरे बताए हुए दूसरे सीजन जैसा है दोस्तों। कीमत ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन बहुत कमजोर है और तुरंत वापस गिर जाती है। लेकिन ये नया नहीं है। देखिए, आप मेरे सामने ग्राफ देख रहे हैं। 2014 में भी ऐसा ही था, 2018 में भी ऐसा ही था, 2020 में भी ऐसा ही था, और अभी हम 2026 में हैं। और उस समय, हाँ, तकनीकी रूप से बिटकॉइन में 4 साल का चक्र काम करता है। हम ये कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल नीचे तक पहुंचे, लेकिन बिटकॉइन के लिए उस समय हम ऐसा एक विश्लेषण कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से निवेश सलाह नहीं है, लेकिन अगस्त सितंबर जैसे महीनों में बिटकॉइन की खरीदारी पर थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता है। इस चार्ट से यही निकलता है। अब बिटकॉइन के बुल सीजन में बढ़ोतरी बहुत मजबूत होती है, लेकिन भालू मंदी सीजन में बढ़ोतरी उम्मीद जगाती है लेकिन तुरंत वापस गिर जाती है। अभी हम, हाँ, उम्मीद भरी बढ़ोतरी देख रहे हैं, बीच बीच में बिटकॉइन के लिए भी, लेकिन हम तुरंत वापस गिर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यह कोई बुल तेजी की गिरावट नहीं है। कभी कभी मैं ये हेडलाइन देखता हूँ, क्या भालू मंदी आ रही है? अरे नहीं, ये क्या है? ये मंदी है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये कोई बुल तेजी की गिरावट नहीं है। ये अब भालू मंदी सीजन के स्पष्ट संकेत हैं। क्या हम मंदी में हैं? हाँ, मेरी राय में हम मंदी में हैं। कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा अगला विषय सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बिटकॉइन माइनर्स कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जब बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो निवेशक को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर वह नहीं बेचता तो इंतजार कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन माइनिंग के लिए ऐसा कुछ संभव नहीं है। देखिए, अभी मेरे सामने बिटकॉइन की कठिनाई, जिसे हम हैश रेट कहते हैं, और बिटकॉइन की कीमत दिखाई दे रही है। असल में जब हम देखते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों? अब जब कीमतें गिरी थी तब उसने $60,000 देखा था ना। कुछ माइनर्स को नुकसान होने लगा। और जब कुछ माइनर्स को नुकसान होने लगता है दोस्तों, तो या तो उनके पास जैसे ही बीटीसी यानी बिटकॉइन आते हैं, वे उन्हें बेच देते हैं, या फिर मशीन को बंद कर देते हैं। प्लग निकाल देता है, मशीन को ऑफ कर देता है। इसके बाद हैश रेट गिर जाता है। जब हैश रेट गिरता है, लागत कम होती है, जिससे दूसरे माइनर्स फिर सक्रिय हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, लेकिन कीमत और हैश रेट एक दूसरे का पीछा करते हैं। लेकिन इसी छोटे समय में हमेशा यही होता है। अगर सभी माइनर्स एक साथ अपनी मशीनें बंद कर दें तो क्या 51% अटैक हो सकता है? या बिटकॉइन का उत्पादन बहुत सस्ता हो जाने पर उसकी कीमत गिर जाएगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जब एक निश्चित सीमा के नीचे आ जाता है तो माइनर्स तुरंत फिर से इसमें शामिल हो जाते हैं। वे उत्पादन शुरू कर देते हैं। कोई भी इस मुनाफे को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या होता है? थोड़े समय के लिए अस्थिरता आती है, पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, अस्थिरता बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने ये माइनर्स में भी $60,000 के स्तर पर देखा है।
खासकर नए उपकरणों में। यानी ऐसे सोचिए, एक बिटकॉइन का उत्पादन करने की लागत $68,000 है, लेकिन बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक गिर गई है। यानी आप इसे निकाल रहे हैं लेकिन खदान से नुकसान में बेच रहे हैं। मैं खदान को अस्थायी रूप से बंद करूंगा, माइनर्स भी यही करते हैं। फिर जब कीमत बढ़ती है तो सब कुछ फिर से संतुलित हो जाता है। अब आते हैं उस विषय पर जिससे सभी को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्या क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को खत्म कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि वे खत्म करेंगे, लेकिन अभी आप मेरे सामने एक ग्राफ देख रहे हैं। इसे क्वांटम जंप कहा जाता है, लेकिन संक्षेप में आप ये सोचिए, आप इसे क्वांटम बल के रूप में समझ सकते हैं। इसे इस तरह समझिए, 20-20 में 261। अब ये मान करीब 2500 है। इसे आसान भाषा में समझें तो 2030 तक यह 9 या 10,000 तक जा सकता है, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। मामला गंभीर है। लोग क्या सोचते हैं? बिटकॉइन अपडेट हो सकता है क्योंकि क्वांटम आ गया है। बिटकॉइन एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर जरूर है, खोए हुए बिटकॉइनों की, क्वांटम कंप्यूटरों से उन्हें वापस लाना। कुछ ऐसे कॉइन और वॉलेट हैं जिनका कोई मालिक नहीं है दोस्तों, जो अपडेट नहीं हुए, भूल गए और अतीत में छूट गए। मान लीजिए कि बिटकॉइन ने अपडेट कर लिया और सभी ने अपने अपने सिस्टम अपडेट कर लिए। माइनर्स ने अपडेट किया, वॉलेट्स ने भी अपडेट किया, लेकिन मान लीजिए कि कहीं किसी के पास 10,000 बिटकॉइन है और वो आदमी मर गया है और वह कोई अपडेट भी नहीं कर रहा। असल समस्या यहीं से शुरू होती है। वह 10,000 बिटकॉइन वाला वॉलेट बहुत शक्तिशाली एक क्वांटम, अगर कंप्यूटर इन पुराने चाबियों को तोड़ देता है तो क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, यह बाजार में एक नई सप्लाई के रूप में वापस आएगा और कीमत पर दबाव डालेगा। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक दिन में हो सकता है। फिलहाल तो यह ऐसा लगता है कि यह समय के साथ फैल सकता है। तो मुख्य बात क्वांटम नहीं है, न ही हमारा $68,000 पे गिरना। असल में हमने अपना मोमेंटम खो दिया है। क्रिप्टो करेंसी में हमने नैरेटिव खो दिया है। हमारे पास कोई कहानी नहीं है। उदाहरण के लिए, इन दिनों हम बिटकॉइन नैरेटिव संकट का सामना कर रहे हैं। बिटकॉइन डिजिटल नकद के रूप में आया था, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये डिजिटल नकद नहीं है, ये मूल्य संग्रहण का साधन है। ईटीएफ आया, सिस्टम्स ने इसे स्वीकार कर लिया, बिटकॉइन को, और हमने युद्ध जीत लिया। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई, जब लोग डरते हैं, जब युद्ध की संभावनाओं का आकलन किया जाता है, जब घबराहट का माहौल होता है, जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तब लोग बिटकॉइन की ओर नहीं भागे, वे फिर से सोने की ओर भागे। यानी वहां का 5,000 साल पुराना सोने का नैरेटिव जारी रहा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बिटकॉइन को मूल्य संग्रहण का साधन कहते हैं। यानी डर और घबराहट के समय जब लोग सोना सुझाते हैं, तब उन्हें बिटकॉइन की ओर भी रुख करना चाहिए। लेकिन बिटकॉइन सुरक्षित ठिकाने की तरह व्यवहार नहीं करता। इससे यहाँ एक नैरेटिव की कमी पैदा होती है। अगर यह कहानी कमजोर पड़ती है, ये बात कीमत पर भी असर डालती है। जब हम मोमेंटम खो देते हैं, क्योंकि एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर एक ऊर्जा है, यूट्यूब एक ऊर्जा है। पहले जब मैं क्रिप्टो से जुड़ा कोई वीडियो बनाता था तो पहली ही बार में 200 से 300 लोग देख लेते थे और वीडियो 20,000 से 30,000 बार देखे जाते थे। अब वीडियो केवल 2,000 बार देखे जा रहे हैं। अब क्रिप्टो में दिलचस्पी नहीं रही। मुनाफा न मिलने से कीमत ही मुख्य नैरेटिव है। शायद नैरेटिव खोने पर कीमत थामने के लिए कुछ नहीं बचता। ये एक दुविधा है, पर बिटकॉइन पहले भी इन्हें झुठला चुका है। ऐसा कई बार हुआ है और हर बार उसने इसे फिर से तोड़ दिया दोस्तों। मेरे हिसाब से क्रिप्टो में नैरेटिव को खत्म करने वाली सबसे बड़ी वजह मीम कॉइन की बेतुकी बातें और शिट कॉइन्स हैं। सच में इससे बाहर निकलना आसान नहीं है कहने को। मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर जा सकता है क्रिप्टो का। मेरे पास ऐसा एक खरीद है दोस्तों। इसे एक देखिए, वे उसे धक्का देते हैं और एक खिलौना देते हैं। वह इस खिलौने को गले लगाता है। वो खिलौने से ऐसे पेश आता है जैसे उसकी माँ हो। ये दुखद कहानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह उसे गले लगाता है, वह शांति पाने की कोशिश कर रहा है और वह उसके साथ दोस्ती करता है। इसके बाद आइकिया में, वैसे ये आइकिया बंदर है, वे तुरंत इस बिक्री उत्पाद में इस बंदर को जोड़ देते हैं। यानी ये छोटा सा बच्चा बंदर। अब हमारे क्रिप्टोलॉजिस्ट भी चुप नहीं बैठते। वे तुरंत पंच नाम का एक कॉइन निकाल देते हैं। बंदर को भी पंच कहा जाता है। और अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। फलां ने $100 का खरीदा, वो $10,000 का हो गया। एक्स ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है। ये सब सिर्फ बकवास है। अगर तुम उस कॉइन के फाउंडर नहीं हो तो तुम्हारे $100 कभी $50,000 नहीं बन पाएंगे। हाँ, क्या होगा? तुम $10,000 लगाओगे, $1,000 बचेंगे, $100 बचेंगे। अब ये मीम कॉइन की बकवास काफी हो गई है। सिर्फ एक खास वर्ग ने इससे कमाया है। बेकार बकवास कोई मूल्य नहीं बनाती। एआई दुनिया भर में वैल्यू बना रहा है, पर हम उन कॉइनों से कहीं नहीं पहुंचेंगे जो मीम कॉइन्स जितना भी मूल्य पैदा नहीं करते और बेकार हैं। हाँ, 2021 से 22 सीजन और उससे पहले के सीजन हमने देखे हैं, लेकिन उस समय दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा था। लोग अब कहने लगे थे कि इतना पैसा है कि मुझे कुछ बेवकूफ़ी करनी है, इसे कहाँ खर्च करूं, ऐसा कह रहे थे। अब पैसा कीमती है। हम फिर से कैश इज किंग के दौर में हैं, तो अब हमें इन मीम कॉइनों से छुटकारा पाना होगा। अब दोस्तों, आप जानते ही हैं, अमेरिका में एक क्लैरिटी एक्ट नामक स्पष्टता कानून है। पहले भी कहा था, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग इसके कड़े विरोधी थे। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्थिर है। कॉइन से जुड़ा हिस्सा बकवास था, ऐसा वे कहते थे। कल रात मैंने CNBC पर उनका प्रोग्राम देखा। मैंने उनके और सीनेटर बर्नी के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने कहा कि अंतिम संस्करण बहुत अच्छा लग रहा था। कुआं जीते। एक सप्ताह पहले, जी हाँ, हम क्रिप्टो कंपनियों, बैंकों, प्रतिनिधियों और सीनेटरों से बात कर रहे हैं। क्या बाजार संरचना से समाधान संभव है? एक और बात हाल ही में आई है। मुख्य समस्या स्टेबल कॉइन को इनाम की तरह इस्तेमाल करना है। क्या मैं इसे रोकूंगा नहीं?
असल में इस मामले में क्रिप्टो क्षेत्र में कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा है इस बार के वर्षों में, हर कुछ सालों में कोई कानून पास करवाने के लिए। जब हम मौजूदा ड्राफ्ट को देखते हैं तो इससे संबंधित कई समस्याएं थीं। मुझे लगता है कि इसने सभी को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और अब इस मामले में एक लाभ हो सकता है। क्रिप्टो उद्योग के लिए लाभ, बैंकों के लिए लाभ और अमेरिका के उपभोक्ताओं के लिए एक जीत। ट्रंप की क्रिप्टो एजेंडा को समाप्त करने के लिए अमेरिका दुनिया की क्रिप्टो राजधानी है। हम ये कर सकते हैं। क्रिप्टो इकोसिस्टम में कंपनियों के लिए एक जीत, बैंकों के लिए एक जीत और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं यानी आम लोग, जनता के लिए भी एक जीत है अंतिम रूप के लिए। ये बहुत अच्छी प्रगति है, क्योंकि जानते हैं क्यों? ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा आदमी है जो किसी के आगे नहीं झुकता। यानी उसने पहले भी कहा था भाई, जब बाइडेन प्रशासन था जो कि क्रिप्टो के खिलाफ था, उसने बाइडेन प्रशासन की बहुत कड़ी आलोचना की थी। उसने कभी भी किसी राजनीतिक दबाव के आगे सिर नहीं झुकाया। वे काफी सख्त और स्पष्ट रहे। वे ऐसे ही व्यक्ति हैं। यहाँ भी उन्होंने कानून की कड़ी निंदा की। अगर उन्हें यह पसंद है तो कानून में सुधार हो रहा है। आप कह सकते हैं, क्या आपने पढ़ा? देखिए, मैं कोई वकील नहीं हूं। ये कई पन्नों का एक मसौदा है। बिल्कुल, मैं इसकी हर बात पर पूरी तरह से अधिकार नहीं रख सकता। इसीलिए ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम के वकील, इसका इस तरह से मूल्यांकन करना, यानी इसका अच्छे रूप में बदलना, यह एक अच्छी बात है। हाँ सर, सब अच्छा है, हमने खाया पिया भी। अब बिल कौन चुकाएगा? आखिर नतीजा क्या है? नतीजा ये है दोस्तों, माइनर्स दबाव में है। नैरेटिव बहुत कमजोर है। मेमकॉइन भरोसे को बेहद कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका के ईरान पर हमला करने की उम्मीद है। सब कुछ क्वांटम अनिश्चितता में है। लेकिन ये मत भूलिए, सिर्फ एक हरी मोमबत्ती काफी है। ऐसी बात है कि शायद मैं यह चौथा चक्र देख रहा हूँ। बार बार ऐसा हो चुका है। लगातार हरी मोमबत्तियां जल रही हैं। इनमें से एक, उदाहरण के लिए, डेली चार्ट में 30% की होती है और फिर से उत्साह शुरू हो जाता है, फिर से नैरेटिव शुरू हो जाता है, अजीब तरह से, जैसे फिनिक्स पक्षी। कभी कभी आप सोचते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, कभी कभी आप सोचते हैं कि भविष्य यही है। इसलिए क्रिप्टो में निराश मत होइए। लेकिन हाल के दिनों में मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, हाँ, हम बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, सोलाना जैसे मेजर कॉइनों में ही रहेंगे। उन छोटे मीम कॉइनों या मीम कॉइनों को भी एक तरफ रख दें। वे छोटे ऑल्ट कॉइन, यानी जिनका मार्केट कैप छोटा है लेकिन काम के हैं, ऑल्ट कॉइन, उनका भी समय आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।